अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के क्रिएटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का हमारा लेक्चर है 2013 मई जून पेपर के बारे में और आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एज शोन इन डायग्राम। Which diagram shows the resultant R of these two forces? तो हमने इन फोर्सेस को ऐड करना है, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट फोर्स की टेल को सेकंड फोर्स के हेड पर हमने प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये 4 न्यूटन की फोर्स है और ये 3 न्यूटन की फोर्स है परपेंडिकुलर। हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फर्स्ट फोर्स की टेल को लास्ट फोर्स के हेड से कोइंसाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है R। तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह बनेगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन सेम जो हमने बनाई है वही रिजल्टेंट फोर्स है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बिफोर मार्किंग द फिनिशिंग लाइन ऑन अ रनिंग ट्रैक a groundsman measure out its 100-meter length. Which instrument is the most appropriate for this purpose? तो हमने वो इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है जो 100 मीटर लेंथ फाइंड करने के लिए सुटेबल होगा। तो वी नो दैट 100 मीटर लेंथ जो है मेजरिंग टेप की होती है, 50 मीटर की भी मेजरिंग टेप होती है, 100 मीटर भी होती है मैक्सिमम। तो हम मेजरिंग टेप से ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मीटर रोल जो है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, तो हम 100 मीटर तक उससे लेंथ मेजर नहीं कर सकते, अप्रोप्रिएट नहीं है। MCQs 3 देखें। The speed time graph for a falling skydiver is shown below. As he falls, the skydiver spreads out his arm and legs and then opens his parachute. Which part of the graph shows the skydiver falling with terminal velocity? तो टर्मिनल वेलोसिटी से तब फॉल करेगा जब पैराशूट ओपन हो जाएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी मीन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड कौन सी है। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, मीन ऑफ फॉल हो रहा है। यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ पर इट्स मीन कि यहाँ पर उसने आर्म एंड लेग्स ओपन किए हैं। इसके बाद यहाँ पर उसने पैराशूट ओपन किया है, तो उसकी स्पीड सडनली बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो गया, तो मतलब यहाँ पर आने के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया है जब उसने पैराशूट ओपन किया। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The diagram shows the speed time graph of the motion of a car for 4 seconds. Okay, what is the distance traveled by the car in the 4 seconds? हमें 4 सेकंड में डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बन रहा है और एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, टोटल एरिया वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो मैं इन एरियाज को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ, A1 एंड A2। मैंने इन दोनों एरियाज को फाइंड करना है और जो टोटल एरिया है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया, वी नो दैट ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ हमारे पास 10 है, यानी स्पीड, और ब्रेड्थ हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, एरिया 1 हमारे पास आ जाएगा 10। तो एरिया 1 हमारे पास 10 आ गया। एरिया 2 कैलकुलेट करते हैं। एरिया 2 ट्राइंगल है, तो वी नो दैट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितने यूनिट है, 1, 2 एंड 3 यूनिट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बेस एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर सेम है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये 2 5 10 कट आउट हो गया और 5 3 15। तो यानी कि जो एरिया 2 आया है वो 15 है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 15 + 10 25। तो 25 टोटल डिस्टेंस है जो इस कार ने ट्रेवल किया है। 25 मीटर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1500 kg travels along a horizontal road. It accelerates steadily from 10 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. What is the force needed to produce this acceleration? Acceleration produce करने के लिए कितनी force required होगी? And we know that according to Newton's second law, F is equal to ma. और हमने ये force find करनी है जो ये acceleration produce करने के लिए यूज हुई है। तो यहाँ पर हमें acceleration तो बताया नहीं गया, लेकिन change in velocity and time हमें given है। तो हम acceleration
का यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, जो कि हमें पता है कि होता है Vf फाइनल वेलोसिटी माइनस Vi इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। चलें करके देखते हैं। मास हमें गिवन है 1500 kg, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 है, 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है और टाइम हमें जो गिवन है वो 5 सेकंड है। तो 25 माइनस 10 15 हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4500। तो 4500 न्यूटन फोर्स चाहिए इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड टू द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर उसने मेंशन भी कर दिया कि बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इट्स मीन वो बॉडी को बैलेंस करेगी, उसकी ना ही मूवमेंट को चेंज करेगी, ना स्पीड को चेंज करेगी, ना ही डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो डी पार्ट करेक्ट होगा जिसमें डायरेक्शन डज नॉट चेंज एंड स्पीड डज नॉट चेंज, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पार्टिकल P is moving in a horizontal circle about O. P moves at constant speed. Okay, अगर P constant speed से मूव कर रहा है तो इट्स मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी along circular motion इस पर नेट फोर्स 0 है। Which statement is true? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, जरा रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। A force of constant size acts on P in the direction of motion. No. अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है इट्स मीन इस पर जो फोर्स है नेट फोर्स है वो 0 है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही बल्कि 0 फोर्स है इस पर। बी पार्ट देखते हैं। फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइज एक्ट ऑन पी टुवर्ड ओ। यस, ओ की तरफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। वो क्यों? क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी इसकी डायरेक्शन को सर्कुलर बनाने के लिए, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. A stone is placed in the water and the water level rises to 38 सेंटीमीटर क्यूब. What is the volume of the stone? तो जितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में एक्चुअली वो स्टोन का वॉल्यूम है। तो देखते हैं, पहले वाटर का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर है, बाद में 38 हो गया, तो 18 सेंटीमीटर क्यूब चेंज आया है। इट्स मीन 18 सेंटीमीटर क्यूब इस स्टोन का वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which chair is the least stable if the child moves? ए पार्ट में सेंटर ऑफ मास यहां बनेगा, बी पार्ट में भी सेंटर ऑफ मास यहां बनेगा एट द सेम पोजीशन एज ए, सी पार्ट में सेंटर ऑफ मास नीचे बनेगा और डी पार्ट में भी सेंटर ऑफ मास यहां बनेगा। तो ये दोनों सी और डी जो पार्ट है यहाँ पर ये मोर स्टेबल हैं देन ए और बी, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास नियर टू द बेस है। लेकिन ए और बी का सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इट्स मीन वो लीस्ट स्टेबल है। अब इन दोनों में लीस्ट स्टेबल का हमने फैसला करना है कि कौन होगा। जो ए पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नियर टू द एजेस है, यानी कि वहां से एजेस ज्यादा दूर नहीं है। तो जब ये बॉय मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो टूवर्ड्स एजेस मूव कर जाएगा और जैसे ही सेंटर ऑफ मास एज से बाहर होगा बॉय फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो बी है उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एजेस से ज्यादा है। अब अगर वो मूव भी करेगा तो सेंटर ऑफ मास जल्दी जो है वो एजेस से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये काफी हद तक स्टेबल रहेगा। तो ए पार्ट जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें बॉय जो है वो लीस्ट स्टेबल है। आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। द ग्राफ शोज एक्सटेंशन लोड कर्व्स फॉर 4 फाइबर्स. Which fiber is the hardest to stretch over the range of loads shown? अब देखते हैं कि यहाँ पर सबसे हार्ड एक्सटेंशन कौन सी हुई है। तो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमने लोड जो है वो सबसे कम अप्लाई किया है, लोड कम अप्लाई किया है और इसमें एक्सटेंशन भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक्सटेंशन इसी में प्रोड्यूस हुई। इट्स मीन इस पर तो कम लोड अप्लाई करके हम ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें एक्सटेंशन जो है वो हार्ड नहीं है। अब बी पार्ट को स्टडी करते हैं। बी पार्ट हमने
लोड कुछ ज्यादा अप्लाई किया है और इसमें अभी भी एक्सटेंशन काफी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो इट्स मीन कि बी पार्ट में भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना इजी है बट ए से लिटिल बिट हार्डर है। अब सी पार्ट को स्टडी करते हैं। सी पार्ट में हमने लोड जो है वो और ज्यादा अप्लाई किया है और अप्लाई लोड ज्यादा किया है, लेकिन एक्सटेंशन इसमें ए और बी से कम प्रोड्यूस हुई है। इट्स मीन कि इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना ए और बी से हार्डर है। अब डी पार्ट को स्टडी करते हैं। डी पार्ट में हमने लोड सबसे ज्यादा अप्लाई किया है, लेकिन इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो सबसे लो है और बहुत ज्यादा लो है। इट्स मीन इस पर बहुत ज्यादा लोड अप्लाई करने से भी एक्सटेंशन ज्यादा नहीं हुई, तो इसको एक्सटेंड करना बहुत हार्डर है। ए बी सी सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो डी को एक्सटेंड करना है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।